गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन करंट अफेयर्स और इसके स्टैटिक जीके जो आपके परीक्षा में वही आ रहे हैं। जो भी एग्जाम हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के या एसएससी के, स्टैटिक जीके जो इसके साथ बनाया जा रहा है, अक्सर वही स्टैटिक जीके के प्रश्न ज्यादा आएंगे जो करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे। तो आपको जरूरी है कि एक नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स पढ़िए, उसके 2-4 स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बारे में जानिए। आपके परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से ठीक होंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ने किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? कहां स्थापित करेगा देखना। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय जो है स्थापित करने जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया में। मलेशिया में अपना मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करने जा रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है बहुत सारे के रक्षा उपकरण तैयार करता है और ये इसरो के लिए भी काम करता है। भारत सरकार के लिए बहुत सारे फाइटर जेट, फाइटर प्लेन और साथ ही साथ युद्धक विमान जो है बनाता है। उसके साथ ही जो है भारत की पनडुब्बियों के निर्माण और डिजाइन में भी इसका बड़ा महत्व है। अब ये पहली बार भारत से बाहर इनका पहला मार्केटिंग कार्यालय खुल रहा है मलेशिया में। तो बहुत बड़ा प्रश्न होगा, आप लोगों को याद रखना होगा। हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, इसकी मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भारत सरकार का ही या एक तरीके से रक्षा उपकरण निर्माण करने वाली एक कंपनी है। तो ये आपको याद रखना है। और ये मलेशिया में कौन कौन सी चीजें जो है तैयार करेगा? तो ये जो है इसका जो है मुख्यालय, HAL का मुख्यालय बेंगलुरु में है। HAL का मुख्यालय जो है, HAL का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है और इसने ये साझा बयान में कहा है कि यह मलेशिया में कार्यालय खोलने और फाइटर लीड इन ट्रेनर LCA और सुखोई 30 MKM जैसी रॉयल मलेशियाई वायुसेना की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और इसको जो है मदद करेगा। हाल मलेशिया में अस्थायी यूरोपेस और रक्षा प्रतिनिधियों के लिए मलेशियाई रक्षा बलों और उद्योग का समर्थन करने भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भारत में जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस और सैन्य हेलीकॉप्टर की बिक्री के लिए मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया और श्रीलंका में संभावनाएं तलाशी किया जा रहा है कि जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस हैं उसका बनाया जाए और दुनिया में बेचा भी जाए। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। मलेशिया का है दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। और मलेशिया की राजधानी जो है यह है कुआलालंपुर। यह भी याद रखिएगा, राजधानियों से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर है ना, इसकी राजधानी है मलेशिया की। दक्षिण पूर्व एशिया में यह देश है और यह आसियान का सदस्य भी है। आसियान जो एक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सदस्य है, आसियान का सदस्य भी मलेशिया है। तो सारी बातें आप याद रखिएगा कि हाल ने मलेशिया में अपना कार्यालय खोलने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HDFC बैंक ने केरल के किस शहर में अपनी पहली शाखा खोली है? केरल के किस शहर में HDFC बैंक ने अपनी एक शाखा खोली है? तो यह खोली है कोझिकोड में। यहां पे याद रखेंगे कोझिकोड में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह कि HDFC बैंक ने केरल में अपनी एक शाखा खोली है। याद रखिएगा, ये प्रश्न डायरेक्टली आपके परीक्षा में हो जाएगा। अब ये कोझिकोड में अपनी जो पहली शाखा खोली है व्यापारियों के गढ़ चेरुट्टी रोड स्थित इस शाखा में, है ना, ये एक व्यापारियों का गढ़ है कोझिकोड और चेरुट्टी रोड शाखा में यह उसी पर शाखा खोला है। 4 महिला बैंकर होंगी इस शाखा में। क्या होंगी? 4 महिला बैंकर। ये भी याद रखेंगे, 4 महिला बैंकर होंगी इस शाखा में, है ना। यह शाखा जो है कोझिकोड के चेरुट्टी रोड पर है। चेरुट्टी रोड पर यह शाखा है। तो कोझिकोड के चेरुट्टी रोड पर यह शाखा है और इसमें 4 महिला बैंकर होंगी जो इसको संचालित करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, 4 महिला बैंकर। यहां एक बयान में कहा गया है कि बैंक द्वारा दक्षिण भारत में खोली गई सभी महिला शाखाओं को जोड़ता है
और विविधता और समावेश बैंक नीति मूल्यों को ये जो बढ़ाता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा कि कोझिकोड है कहां? केरल में है। अगर हम बात करें केरल, तो केरल की राजधानी कहां है? केरल। तो केरल की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के जो सीएम हैं, सीएम मुख्यमंत्री पी विजयन अर्थात पिनाराई विजयन यहां के मुख्यमंत्री हैं। यह भी याद रखेंगे। केरल तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर ही क्या है? ये एक जो है नीलगिरी के पहाड़ियां तीनों की सीमा पर है। नीलगिरी के पहाड़ियां केरल में ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और टाइगर के लिए भी पेरियार। और केरल में की प्रमुख नदी पेरियार नदी है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में ही है और पेरियार नदी भी केरल की प्रमुख नदी है। और केरल में ही इलायची की पहाड़ियां हैं जो इलायची उत्पादन के लिए फेमस है और इलायची के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। केरल जो है साक्षरता और लिंगानुपात दोनों में नंबर 1 पे है 2011 जनगणना के अनुसार। केरल को बोला जाता है गॉड ऑवन कंट्री। केरल को क्या बोला जाता है? गॉड ऑवन कंट्री। केरल को बोला जाता है गॉड ऑवन कंट्री। गॉड ऑवन कंट्री केरल को कहा जाता है। तो केरल एक तरीके से भारत के दक्षिण में, और केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। तो सारी बातें याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और एचडीएफसी का पूरा नाम जो है एचडीएफसी इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये याद रखेंगे आप लोग, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? ये बम वर्षक जो एक बार विमान में उसको सेट कर लिया जाएगा और जिधर से गुजरेगा बम गिराते हुए, लगातार बम गिराते हैं वो 50-60 बम गिराते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से इसका नाम क्या है? TU-160। और ये कितने के लिए जाएंगे? 6 जो है खरीद रहा है भारत, और ये खरीद रहा है रूस से। इस तरीके की चीजें भारत रूस से ही खरीद रहा है। रूस से बहुत सारी चीजें खरीदी गई। रूस से अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस जो है रूस की ही टेक्नोलॉजी है। ब्रह्मोस एक ये हो जाएगा। दूसरा देखिए S-400 किससे लिया जा रहा है? ये भी रूस से लिया जा रहा है। अभी TU-160 है ना, MiG-21 बाइसन विमान, ये भी किससे लिया गया था? भारत जो है रूस से ही लिया था। MiG-21 और 31 ये सब जो है रूस से ही लिया जा रहा है, और ये भी रूस से। तो रूस से ये खरीद रहा है, ये आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। रूस से ब्रह्मोस भी रूस की टेक्नोलॉजी है। रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था, उसमें जो है व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के साइबेरिया में, ये भी याद रखेंगे, रूस के साइबेरिया में सबसे गहरा झील दुनिया का है ना, सबसे गहरा मीठे पानी का झील है। सबसे गहरा मीठे पानी का झील है ना। और इस झील का नाम क्या है? बैकाल झील। मीठे पानी का सबसे गहरा झील है जिसका नाम है बैकाल झील। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है और सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास ही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भारत सबसे ज्यादा अपने हथियार रूस से ही खरीदता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बॉर्डर पर बढ़ती चुनौतियों से लड़ने में मदद करने के लिए किसी ने निपुण और एफ एक तो निपुण और एक एफ इंसास, ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंसास है ना। ये सिस्टम
किसने सौंपा है? तो सौंपा है राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह है भारत के रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने क्या किया है? भारतीय सेना को सौंपा है। क्या क्या सौंपा है? जो बॉर्डर पर जो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और म्यांमार वगैरह के साथ जो चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिससे काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उससे जुड़ी हुई बातों के लिए एक सिस्टम सौंपा गया है, उसका नाम है निपुण, और एक सिस्टम है एफ-इंसास। राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री उन्होंने सौंपा है। और इससे क्या होगा? बॉर्डर पर जो भी समस्याएं होंगी, ये बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें रडार और बहुत सारी चीजें फिट की गई। इसके लगाने के बाद सारी गतिविधियों की जानकारी एकदम एग्जैक्ट जो सेना के पास रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि, घुसपैठ चीन और पाकिस्तान से जो हो रही होगी, उसे लड़ने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह, और खास करके पूछा जा सकता है निपुण और एफ-इंसास क्या है? तो भारतीय सेना का सौंपा गया एक जो है, एक तरीके का एक सिस्टम है जिसके थ्रू घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को इसे ट्रैक किया जा सकता है। सेना के लिए मदद मिलेगा। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, याद रखेंगे। भारत के जो है सूचना सलाहकार कौन है? रक्षा सलाहकार कौन है भारत के? बताइए। भारत के रक्षा सलाहकार या खुफिया सलाहकार आप कह सकते हैं। ये उत्तर बताइए कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहां खोली है? मतलब ऐसा शाखा जिसमें सिर्फ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ही वो काम करेगी। और स्टार्टअप क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे तो अपने कोई कारोबार खोलने के लिए आप पैसे लगा सकते हैं और कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है स्टार्टअप, है ना, जिसको भारत सरकार ने 2015-16 के बजट में किया था, और 2016 से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। तो स्टार्टअप इंडिया में चाहे आप ऑनलाइन या किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रकार के उद्योग धंधे, दुकान मकान, ये सारी चीजें कर सकते हैं। भारत सरकार पूरी सहायता करती है। तो इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए उसको समर्पित अपनी एक शाखा खोली है। और कहां खोली? तो एक खोली है बेंगलुरु में। बेंगलुरु इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। कौन है भारत के रक्षा सलाहकार? अजित डोभाल। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, अजित डोभाल भारत के रक्षा सलाहकार हैं। तो भी याद रखिएगा, एसबीआई ने बेंगलुरु में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्हीं के लिए अपनी पहली शाखा खोली है। किस काम के लिए? स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है ना। और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है। बेंगलुरु में ही जो है, बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और भारत की आईटी सिटी भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। बेंगलुरु में ही सबसे बेहतरीन और 1 नंबर विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में, है ना। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आईटी का इस्तेमाल, जहां आईटी, कंप्यूटर, इन सब का इस्तेमाल होगा, उसमें चिप का प्रयोग किया जाता है। और चिप जो बनाया जाता है उसमें सिलिकॉन का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा सिलिकॉन चिप बनाने का काम ताइवान के द्वारा किया जाता है। पूरी दुनिया का 75 से 80% सिलिकॉन से बनी चिप जो है ताइवान के द्वारा ही दुनिया में किया जाता है। यह भी याद रखेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, आधुनिक तौर तरीके से बने गाड़ियां, कंप्यूटर, तमाम चीजें बन रही है, उसमें सिलिकॉन के ही चिप प्रयोग किए जाते हैं। और यह सबसे ज्यादा करता है ताइवान, है ना। इसीलिए ताइवान पर आजकल युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें, एसबीआई, अगर हम बात करें एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955, 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है बंबई में, इसका मुख्यालय बंबई में। आप ध्यान रखेंगे एसबीआई, और भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है। सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है, बैंकिंग समूह है, यह भी याद रखेंगे। सबसे बड़ा बैंकिंग समूह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट 1955 में, उसके पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में इसे बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने को सम्मानित किया गया है? 1082, है ना।
सेंट्रल लेवल के, यहां पे देखिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसको क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ, है ना। और राज्यों में जो पुलिस होती है सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के कुल मिलाकर 1082 है ना पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। कब किया गया है, 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूजन में है कि स्वतंत्रता दिवस 76वां है या 75वां, तो आप ध्यान रखिएगा 76वां स्वतंत्रता दिवस है भारत में, 76वां स्वतंत्रता दिवस है ना। 76वां स्वतंत्रता दिवस 2022 में मनाया गया है। बहुत सारे लोग उत्तर गलत दे रहे हैं। यूट्यूब पर हमने एक क्वेश्चन डलवाए थे जिसमें बहुत ही कम लोगों ने 76, सब मैक्सिमम लोगों ने 75वां उत्तर दिया। 75वां वर्षगांठ है, 1947 को ही एक मना लिया गया था, तो 1947, 48, 49 और 50, 4 तो उधर हो गया और सीधा 50 है ना, और 22, ये 50 और 22 और 4 कितने हो गए, 76। लेकिन वर्षगांठ एक साल बाद से शुरू होता है। 1947 में 15 अगस्त को जब हुआ तो उसी समय थोड़ा मनाएंगे, एक साल आगे। तो पहला वर्षगांठ जो भारत की स्वतंत्रता का मनाया गया वो 1948 में मनाया गया, इस हिसाब से 75वां वर्षगांठ रहा। लेकिन 76वां स्वतंत्रता दिवस रहा और 75वां जो है वर्षगांठ रहा था, तो ये आप याद रखेंगे 75वां वर्षगांठ था, वर्षगांठ, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। और 76वां स्वतंत्रता दिवस था और इसी अवसर पे 1082 पुलिस कर्मियों जो केंद्रीय सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप, ध्यान रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसका 131वां संस्करण हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डूरंड कप। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि डूरंड कप किस खेल से समर्पित है या किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे फुटबॉल। इसमें मैंने लिख दिया है भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप, इसका 131वां संस्करण जो है शुरू हुआ है ना। और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है कोलकाता में, याद रखेंगे कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है डूरंड कप, और यह काफी 1988 से यह आयोजित किया जाता रहा है, 1988 से आयोजित किया जाता रहा है। पहली बार 1988 नहीं 1888 से पहली बार ये 1888 में जो है किया गया था। 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेला जा रहा है। कब से कब तक, 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच आयोजन होगा इसका, ये याद रखेंगे। मतलब आयोजन शुरू है, आयोजन 16 अगस्त से 18 सितंबर तक, 16 अगस्त से 18 सितंबर तक। स्टेडियम कौन सा है, तो कलकत्ता के, है ना, स्टेडियम, कलकत्ता के 2 स्टेडियम, उसके अलावा भी बाहर भी किया जा रहा है। तो कलकत्ता के जो 2 स्टेडियम है उनमें एक का नाम है सॉल्ट लेक स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम, और किशोर भारती स्टेडियम, किशोर भारती स्टेडियम, किशोर भारती स्टेडियम, यहां से इसकी शुरुआत हुई है। इसके अलावा भी जो है और स्टेडियम में भी इस सीजन में टीमों की संख्या पहले 16 था, अब बढ़ा दिया गया है। टीम कितने हैं, तो टीम की संख्या है, टीम इसमें इस बार है 20 टीमें। इस बार इसमें कितनी टीमें खेल रही हैं, 20 टीमें इस बार इसमें खेल रही हैं। इस बार इसकी मेजबानी 3 राज्य मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर, 3 राज्य। मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी 3 राज्य इसके मेजबान हैं। मेजबानी पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम। पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम के द्वारा इसकी मेजबानी किया जा रहा है। असम, इन 3 राज्यों के द्वारा जो है मेजबानी किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में भी मैच होगा, मणिपुर के स्टेडियम एक है खुमान लंपक स्टेडियम,
है ना। जो मणिपुर में एक स्टेडियम है, क्या नाम है, खुमान लंपक स्टेडियम में भी होगा मैच, और असम के गुवाहाटी में, असम का यह मैच गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में होगा। तो दो स्टेडियम है ना, और एक स्टेडियम मणिपुर और एक गुवाहाटी स्टेडियम में ये मैच हो रहे हैं। और कब से कब तक, 16 अगस्त से शुरू होकर 18 सितंबर तक चलेगा डूरंड कप का 131वां सीजन। तो ये पूरी बात आप याद रखेंगे, आगे और इससे संबंधित प्रश्न जब होगा तो इसमें जो है लाया जाएगा। और हम बता दें कि इसको 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जब शुरुआत हुई थी तो ये कहां खेला गया था, शिमला में। तो इस डूरंड कप की शुरुआत हुई थी 1888 ईस्वी में शिमला से। पहला मैच इसका कहां खेला गया था, शिमला में खेला गया था पहला, ये पहला संस्करण था, पहला। और 1888 के बाद इसका 131वां सीजन 2022 में मनाया जा रहा है। तो ये बात याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली खारे पानी से रोशनी होने वाली लालटेन रोशनी का अनावरण किया है? अब एक मंत्री है, कौन से मंत्री हैं जिन्होंने खारे पानी से ही रोशनी आ जाएगा ऐसा लालटेन बनाया है, और उसे इलेक्ट्रोड और आयनोड का करके किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री, भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली, खारे पानी से ही लालटेन जलेगी, उसमें मिट्टी का तेल या किसी डीजल पेट्रोल इस सब की आवश्यकता नहीं है, खारे पानी भर देना है। और लालटेन सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। और उसका नाम क्या है, रोशनी का अनावरण किया। किसने किया है, तो यह किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है, जितेंद्र सिंह ने यह उद्घाटन किया है, जितेंद्र सिंह, है ना, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खारे पानी से लालटेन जल जाएगा, रोशनी हो जाएगा, और इसका नाम रखा गया है रोशनी, याद रखिएगा। जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न चाहे जहां से मिले आपको तुरंत याद कर लेना है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है लगातार पूछे जाते रहते हैं। ये खास तौर पर तैयार किया गया है ना। इसमें इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा और यह जल जाएगा, है ना। भारत के गहरे महासागर मिशन के कामकाज को देखने के लिए जितेंद्र सिंह ने कोस्टल रिसर्च बेसल सागर अन्वेषिका का दौरा किया और इस समय इसको लॉन्च किया है। और यह लालटेन भारत के सभी कोस्टल एरिया में लगा दिया जाएगा। भारत के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है, कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई है 7500 किलोमीटर। तटीय क्षेत्र, तटीय अगर हम कहें तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है, 7500, 16 भी लिख देता, लगभग 7500 राउंड फिगर में। और स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है, 15200। तो यह बात याद रखिएगा और यहां पर लगाया जाएगा महासागर मिशन के तौर पर। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वीर दुर्गादास राठौर की अष्ट धातु की मूर्ति का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा किया? वीर दुर्गादास राठौर की अष्ट धातु की मूर्ति का अनावरण हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और कहां किया है, जोधपुर में। जोधपुर का एक सलवा कला गांव है, जोधपुर के सलवा कला गांव में किया है, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं, वीर दुर्गादास राठौर, और ये चौहानों वंश से संबंधित हैं। वीर दुर्गादास राठौर की मूर्ति जोधपुर पर की गई है और इनकी 350वीं जयंती, वीर राठौर की 350वीं जयंती पर उनका जन्म स्थान सलवा कला गांव की प्रतिमा स्थापित की गई। इनकी 350वीं जयंती पर इनके जो जन्म स्थान का गांव है जोधपुर में सलवा कला, तो 350वीं जयंती पर प्रतिमा स्थापित किया गया, प्रतिमा स्थापित की गई। तो यह बात आपको याद रखना है, स्थापित की गई। खूब प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। अभी जो है चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी भोपाल में, है ना। भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा, अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। तो ये सारी बातें याद रखना है। और कौन थे वीर दुर्गादास राठौर, ये थे कौन, है ना। तो वीर दुर्गादास राठौर जो है ये मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खगटा और इन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है ना। ऐसा कहा जाता है कि
वीर दुर्गा सिंह राठौर जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद दुर्गा राठौर ने अकेले दम पर मारवाड़ का राठौर वंश का शासन स्थापित कर दिया था, और स्थापित नहीं, उसको अपने हाथों में ले लिया था। अकेले दम पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखा जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो, है ना। और यह राठौर वंश जो जोधपुर के क्षेत्र में था, 17वीं शताब्दी जसवंत सिंह के निधन के बाद यह हुआ था, यह बात याद रखिएगा। मुगल शासक औरंगजेब को इन्होंने चुनौती दिया था, मुगल शासक औरंगजेब को इन्होंने चुनौती दिया था, तो यह बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला, किस प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है? सबसे अधिक बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया है? तो यहां देखें तो जवाहरलाल नेहरू इसका उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कितना तिरंगा फहराया है? 17 बार। सबसे ज्यादा लाल किले पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास 17 बार। उसके बाद आती है इंदिरा गांधी 16 बार। तीसरे नंबर पाते हैं मनमोहन सिंह 10 बार। चौथे नंबर पाते हैं नरेंद्र मोदी 9 बार। नरेंद्र मोदी 9 बार। 9 बार हो गया इनका। हर साल फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 बार हो गया, है ना। तो 9 बार नरेंद्र मोदी, लेकिन सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग। और देखो एक चीज ध्यान रखना, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, है ना। लेकिन गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नहीं, गणतंत्र दिवस पर कौन करवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस इन दोनों के तैसे ऐसे याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, पहले पीएम। और कब तक रहे? ये लगातार 17 सालों तक रहे थे। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भी याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे अधिक बार झंडा फहराया इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब बनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, देखो ये एक नया इनोवेशन है और नई बार हुआ है। ये एक बहुत ही शानदार और नया प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाया गया। पिछले बार इसकी घोषणा हो गई थी और इस बार मनाया गया है। तो 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्यों मनाया गया है? कि जब विभाजन के समय जितना लोगों ने दुख और कष्ट सहा, जितने लोग मारे गए विभाजन के समय, तो उनके दुखों और कष्टों को उजागर करने और उसको स्मृति में लाने के लिए, याद रखने के लिए यह 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है। एक नया इनोवेशन है और परीक्षा में ये जरूर पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नाम से ही लग रहा है कि विभाजन की जो विभीषिका थी, डरावनी चीज, कितना डरावना होगा वो दृश्य, उसको याद रखने के लिए दिवस मनाया जाए 14 अगस्त को, है ना, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब खेला जाएगा? पुरुष आईपीएल का संस्करण खेला जाता है, कितने बार हो चुका है? तो 2008 से लगातार जो है हो रहा है। कितने बार हो गया? 15 संस्करण होगा। आईपीएल 15 बार खेला जा चुका, हर साल होता है। लेकिन अब महिला आईपीएल भी खेला जाएगा, और पहली बार कब खेला जाएगा? मार्च 2023 में। पहली बार कब खेला जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा, मार्च 2023 में आईपीएल का जो है महिला आईपीएल, आईपीएल का फीमेल एडिशन पहली बार मार्च 2023 में खेला जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 2023, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ये पहला संस्करण होगा। 15वीं है ना आईपीएल पुरुष मेल, यह जो है हो चुका है कब? 2022, है ना, 2022 में। अभी विजेता कौन है? आईपीएल 2022 का विजेता कौन है? आईपीएल 2022 का विजेता बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है और कभी भी परीक्षा में हो जाएगा। आईपीएल 2022 का विजेता, है ना, तो पहला संस्करण महिला के लिए होगा मार्च 2022। एक और बात है, ध्यान रखिएगा, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में होगा इसी साल। फीफा फुटबॉल विश्व कप गुजरात टाइटंस पहली बार शामिल हुआ था और पहले बार ही जीत गया। इस बार 10 टीमें थी, गुजरात टाइटंस ने जीता। किसको हराया? लखनऊ सुपर जायंट्स को। ये दोनों ही टीमें पहली बार आई थी और फाइनल पहुंच गए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का आईपीएल जो मेल वाला था गुजरात टाइटंस ने जीता, उसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे।
है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप, जो दुनिया में फुटबॉल का विश्व कप है, वो कतर में होगा 2022, इसी साल होगा फुटबॉल का महाकुंभ। अगला प्रश्न देखिए, किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की? स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये जरूर याद रखिएगा। स्माइल 75 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। कौन है? वीरेंद्र सिंह जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, ये भी याद रखेगा। और स्माइल 75 पहल की शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय, इसमें जो भी पिछड़े लोग हैं, गरीब या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, दलित, इन सब लोगों के लिए ये एक मंत्रालय है जहां पर इसके लिए एक पहल शुरू किया जा रहा है, स्माइल 75। वीरेंद्र कुमार द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए, आजीविका और उद्यम मतलब जो आजीविका कमाना हो, उद्यम कमाना हो, उसके में हाशिए पर रहने मतलब काफी पिछड़े लोगों की सहायता के लिए स्माइल 75 की शुरुआत की जा रही है। स्माइल 75 के पहल के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया है। भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए भी क्या किए गए हैं? 75 नगर निगम चिन्हित किए गए जहां पर इनका पुनर्वास किया जाएगा, मतलब बसाया जाएगा, है ना। तो जितने गरीब, दलित, उद्यम से वंचित, खाने पीने से वंचित, भीख मांगने वाले हैं, ऐसे लोगों का पुनर्वास किया जाएगा स्माइल 75 के तहत। और इसके लिए 75 नगर जो है चिन्हित किए गए हैं जहां पर इनका क्या होगा? पुनर्वास होगा, चिन्हित किया गया है भीख मांगने वाले लोगों के लिए, भीख मांगने वाले लोगों के लिए, मांगने वाले लोगों के लिए। और इसमें सभी तरह के उद्यम से पिछड़े, आजीविका से पिछड़े लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो वीरेंद्र सिंह ने स्माइल पहल की शुरुआत की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। स्माइल 75 पहल के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से 75 नगर निगम भिक्षावृत्ति काम में लगे हुए लोगों के लिए कई प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से कवर करने, जिसमें परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता में 2025-26 तक के वर्षों के लिए मुस्कान परियोजना है तो कुल 100 करोड़ रुपए का बजट किया है। 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए 100 करोड़ का बजट रखा है ना, कि मुस्कान परियोजना के लिए स्माइल 75, स्माइल मतलब होता मुस्कान, तो इसके लिखा गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में भारतीय वीजा केंद्र शुरू करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस देश में भारतीय वीजा केंद्र शुरू करेगा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस देश में भारतीय वीजा केंद्र शुरुआत करेगा? लगभग 15 वीजा केंद्र शुरू करेगा और ये किया जाएगा बांग्लादेश में। कहां किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय वीजा केंद्र की शुरुआत की जाएगी बांग्लादेश में की जाएगी। आप लोगों को याद रखना होगा, बांग्लादेश में एसबीआई के द्वारा। यह ढाका में किया जाएगा। पर एसबीआई बांग्लादेश में 15 केंद्रों का संचालन करता है। दैनिक आधार पर औसतन 5,500 से अधिक वीजा आवेदन निपटाए जाते हैं। वर्ष 2019 में भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश में 16 लाख से अधिक वीजा जारी किए थे। तो इस तरह से यह शुरू हुआ है। एसबीआई द्वारा 2005 में ढाका में शुरू किया गया था, या अब जो है इसका पहला वीजा केंद्र शुरू किया जाएगा ढाका में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय जो है मुंबई में है, अध्यक्ष दिनेश कुमार है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका है। और इसकी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। शेख हसीना है बांग्लादेश। और यही ढाका है जहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में ही हुई थी, ये भी याद रखेंगे। और इसकी मुद्रा का क्या नाम है? टका। इसकी मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था?
बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया था दिसंबर 1971, बांग्लादेश दिसंबर 1971 में देश बना, है ना। उसके पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश। और बांग्लादेश में किस संगठन का मुख्यालय है? बिम्स्टेक का। बांग्लादेश में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश में। तो ये बातें याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहां आयोजित हो रही है? पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहां आयोजित हो रही है? तो इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। इसका नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब होगा। नई दिल्ली में हो रहा, अंडर 16 है, 16 साल के मतलब अंडर 16 महिला इसमें भाग लेनी है। 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, है ना। 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो याद रखेंगे ये बातें 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है, आपको भूलना नहीं है, इस बात को याद रखना है, परीक्षा में जरूर आएगा। खेल मंत्रालय के अनुसार इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। कितनी टीमें भाग ले रही हैं इसमें? टीम 16 भाग ले रही हैं। तो इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहा है। तो ये पहला खेलो इंडिया गेम है, ये भी याद रखेंगे। पहले चरण में 56 मैच खेले जाएंगे, 300 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, है ना। तो ये भी याद रखना है। तो इस तरीके से बातें याद रखिएगा। जैसे खत्म होगा फिर हम देखेंगे कि यह हॉकी लीग किसने जीता। इस तरीके से महत्वपूर्ण। नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के राज्यपक्षी गौरैया है। दिल्ली में विधानसभा का गठन 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया था, जबकि उनके दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। ये बात भी याद रखिएगा, दिल्ली के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी कि जो है दिल्ली के लिए ये पूछा जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। आप इन सारी बातों को लिखिए, पढ़िए। बहुत सारी बातें हम लिखते नहीं, केवल बताते हैं, तो उसको भी लिख लिया करिए, याद रखें। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।